नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आदिति शर्मा। सबसे पहले तो हमारे दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को हमारी दूरदर्शन किसान की टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज होली का दिन है, यानी कि आज भी आप मजा तो कर रहे हैं, होली का त्योहार तो मना रहे हैं, लेकिन खेती किसानी के कार्य बिल्कुल भी आपने छोड़े नहीं है। तो ऐसे में हम कहां पीछे रह सकते हैं। खेती किसानी के संबंध में कुछ जानकारियां हम भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो बता दें कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके संदर्भ में आप अपनी जो सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए। तो आइए सबसे पहले आपको विषय की जानकारी यहां पर दे देते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे किस विषय पर। आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती पर। जी हां, ये हमारा विषय रहेगा। और साथ ही हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन में फसल उत्पादन। जी हां, जलवायु परिवर्तन का किस तरह से असर पड़ रहा है हमारी फसलों के उत्पादन पर, इस पर भी आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको क्या करना है, जल्दी से अपना फोन उठाना है, डायल करने हैं हमारे टोल फ्री नंबर। क्या है बता देते हैं आपको। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में, जो प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर आरती भाटिया, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं पर्यावरण विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, बता दिया है कि आज हम आपको किस विषय में जानकारी देने वाले हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन क्या है, किस तरह से हमारी फसलों के उत्पादन पर असर डाल रहा है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कोई सवाल आपके मन में आते हैं तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। तो फिर आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। चर्चा की यहाँ शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के बारे में। तो डॉक्टर दिनेश, आपका रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि गर्मियों में मूंग की जो खेती है वो क्यों जरूरी हो जाती है, यानी कि हमारे जो किसान है ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती क्यों चुने। बिल्कुल, सबसे पहले मेरी तरफ से भी सभी किसान भाइयों बहनों को होली की शुभकामनाएं, और आपको होली अच्छे से बीती होगी। तो जहाँ तक मूंग की बात है, देखिए किसान भाइयों, इस समय पर आप गेहूं की कटाई करने ही जा रहे हैं। कुछ समय बाद गेहूं की कटाई होगी, साथ ही सरसों की कटाई चल पड़ी है। कुछ समय बाद आपकी दूसरी फसलों की भी कटाई खुदाई हो जाएगी। आलू की खुदाई चल रही है, हो चुकी है, होने वाली है। इस तरह से जो आपकी रबी की फसलें हैं, इनकी कटाई के बाद लगभग 2-2.5 महीने तक कुछ क्षेत्रों में हमने देखा खेत खाली पड़े रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी हमारी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। खास करके जहाँ पे हम जो खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे धान गेहूं फसल चक्र अपनाते हैं, मक्का गेहूं या दूसरे फसल चक्र जो मुख्य तौर पे खाद्यान्न फसलों के होते हैं, ऐसी मिट्टी में जो है ताकत उसकी कम हो गई, उर्वरता कम हो गई। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उर्वरता बढ़ाने के लिए अपनी मिट्टी की, और जो समय आपका खेत खाली पड़ा है उसका सही उपयोग करने के लिए जी आप मूंग की फसल लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए आपकी खेतों की मिट्टी की सेहत के लिए कितनी लाभकारी हो सकती है मूंग की खेती, और साथ ही साथ जो आपका समय है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो किस तरह से आपको करनी है इसकी खेती बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती उत्तर भारत की बलुई दोमट मृदा से लेकर मध्य भारत की लाल और काली मृदा में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। बुआई से पहले खेत में उचित नमी का होना बहुत जरूरी है। बारीक, भुरभुरे और चुन्नित खेत मूंग की खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। खेत की 2 से 3 बार जुताई पर्याप्त होती है। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं। इससे मृदा की नमी संरक्षित रहती है। बुआई का उपयुक्त समय वायुमंडलीय तापमान, मृदा की नमी व फसल प्रणाली पर निर्भर करता है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का उपयुक्त समय 10 मार्च से 10 अप्रैल तक है। सरसों, गेहूं, आलू की कटाई के बाद 70 से 80 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई की जा सकती है। किसी कारणवश खेत समय पर तैयार ना हो तो वहाँ पर मूंग की 60 से 65 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई 15 अप्रैल के बाद कर सकते हैं।
अगर किसान मूंग की बुआई देर से करते हैं तो नमी की कमी, फसल की धीमी बढ़ोतरी, अगली फसल की बुआई में देरी और रोगों व कीटों के अधिक प्रकोप की समस्याएं आ सकती है। मूंग की अच्छी पैदावार और उत्तम गुणवत्ता युक्त पैदावार लेने के लिए अच्छी किस्मों का चयन बहुत जरूरी है। इसीलिए सिंचाई के साधन, फसल चक्र व बाजार की मांग की स्थिति को ध्यान में रखकर उपयुक्त किस्मों का चयन करें। मूंग की उन्नत किस्में पूसा 9531, पूसा रत्ना, पूसा 672, पूसा विशाल, सम्राट, मेहा, RMG 268, RMG 492, पंत मूंग 4, पंत मूंग 5, पंत मूंग 6, SML 668 और SML 832 हैं। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती पर। इसके संदर्भ में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के दौरान हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम यहां पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर आरती का। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर आरती, जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, तो सबसे पहले तो आपसे चाहेंगे कि आप दर्शकों को समझाएं कि जलवायु परिवर्तन से आखिर हम समझें क्या। देखिए, आप देख ही रहे हैं आजकल जो मौसम परिवर्तित हो रहा है। इस बारी देखिए गर्मियां कितनी जल्दी आ गई हैं। हमारा तापमान जो पहले जैसा था, अभी पिछले दशक में ये पाया गया है कि हमारे तापमान में 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ोतरी हुई है। आपको ये बाढ़ और सूखा जो है, ये चरम घटनाएं जो हैं, इनमें आप लगातार ना वृद्धि होती जा रही है। पूरे देश में कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है। तो ये आपके मौसम में बदलाव आए जा रहा है। गर्मियां जो हैं लंबी होती जा रही हैं और सर्दियों के महीने कम होते जा रहे हैं। तो ये जो सब लंबे तौर पे देखा जाए तो ये मौसम में जो बदलाव है, ये इसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि गर्मियों की जो सीमा है वो बढ़ती जा रही है। कहीं सर्दी कम पड़ रही है, कहीं सूखे की परिस्थितियां बनी हुई हैं, कहीं बाढ़ की भी हालात हमने देखे हैं। तो इन सबको हम जलवायु परिवर्तन समझ सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हमारे जो किसान हैं खासतौर पर, वो तैयार रहें कि क्या परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार ही आपको प्रबंधन कार्य करने हैं। तो किस तरह से आपको आगे की पूरी प्रक्रिया को अपनाना है बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और उसके जरिए भी समझ लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन है क्या और ये हमारी फसलों के उत्पादन पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। आइए देखें ये रिपोर्ट। और इसके लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। हमारे देश में काफी संख्या में लोग खेती किसानी से जुड़े हैं और खुले वातावरण में खेती करते हैं। चाहे बात पैदावार की हो या फिर गुणवत्ता की, इसका असर खेतों में लगी फसलों पर कई तरह से पड़ता है। कई बार ये असर प्रतिकूल भी होते हैं, लेकिन संरक्षित खेती करके किसान जलवायु परिवर्तन और खुले में खेती के लिए सामने आने वाली चुनौतियों से निजात पा सकते हैं। इस समय संरक्षित खेती की काफी जरूरत भी है, क्योंकि संरक्षित खेती के कई सारे फायदे हैं। संरक्षित खेती से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। संरक्षित खेती वो तकनीक है जिसमें हम पौधों या फसल के पास में ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो उनकी बढ़वार के लिए जरूरी होता है और जो हमारी परंपरागत खेती करने में संभव नहीं हो पाता। संरक्षित खेती में किसान पौधों के अनुसार वातावरण में बदलाव कर सकते हैं और इस बदले हुए वातावरण में वे साल भर बेमौसमी सब्जियों और फूलों आदि का उत्पादन कर सकते हैं। संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य फसलों को जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है। संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस या ग्रीन हाउस, नेट हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल जैसी कई संरचनाएं आती है। संरक्षित खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों या बेमौसम में भी खेती करके गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं।
जिन किसानों के पास कम जमीन है वे भी संरक्षित खेती कर सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर जगह में भी पॉली हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सभी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। संरक्षित खेती करने से पहले किसान अपनी मिट्टी और पानी की जांच जरूर कराए। साथ ही संरक्षित खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी जरूर लें। तो देख ली आप सभी ने हमारी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर रुक करना चाहेंगे डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, आपने बताया कि अगर हम इस समय, हमारे जो किसान हैं इस समय गर्मियों की मूंग की खेती करते हैं तो काफी सही रहता है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, किस तरह की तैयारियां हमारे किसानों को करनी चाहिए, क्योंकि समय अवधि कम रहती है। जी, मिट्टी जैसे बलुई दोमट मिट्टी है उसमें मूंग अच्छी होती है, और मध्यम आकार की मिट्टी है, मीडियम टेक्सचर की सोयल है गठन की, तो मूंग अच्छी होती है। और सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसी मिट्टी का चयन करें जो या खेत का चयन करें जो आपके सिंचाई के साधन के पास हो, क्योंकि गर्मियों में आपके बिना पानी के, बिना सिंचाई के मूंग नहीं हो सकती। तो इस तरह से चुनाव करें। और साथ ही साथ खेत की तैयारी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक जुताई आप गहरे मिट्टी पलटने वाले हल से करें, फिर 1 या 2 कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करके खेत को आप समतल कर लें। अगर शुरू में जैसे नमी की कमी हो तो आप सिंचाई लगाएं, पलेवा करें, उसके बाद ही जुताई करें। और साथ ही साथ अगर समय कम है, गेहूं काट लिया आपने, सरसों काट लिया, तो बड़ा अच्छा समय है कि बिना जुताई के भी आप उसमें जो है बिना तैयारी के खेत के उसमें बुआई कर सकते हैं। हाँ, एक हल्का पानी आप लगा दीजिए। जैसे ही सही दशा में मिट्टी आए तो आप 0 टिल ड्रिल जो मशीन आती है उससे भी मूंग की बुआई कर सकते हैं। इससे आपका 5-6 दिन का, 10 दिन का समय बचेगा और साथ ही साथ खर्चा भी बचेगा। जी बिल्कुल। तो किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, किस तरह की आपको भूमि का चयन करना है, किस तरह की तैयारी करनी है, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। और जानकारी हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से विजय माने जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? यस मैम, मैं मराठवाड़ा लातूर से बात कर रहा हूँ जी, महाराष्ट्र जी। तो मुझे पूछना था कि ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती हम मराठवाड़ा लातूर में कर सकते हैं क्या? जी, और कर सकते हैं तो उसकी जाति कौन से, प्रजाति कौन सा मूंग लगाना चाहिए, और उसकी सिंचाई के बारे में भी बताएं। जी, मोटे तौर पे महाराष्ट्र में जो है ग्रीष्मकालीन जो है खास करके मराठवाड़ा में ये नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की दिक्कत आती है। अगर आपके साथ पानी की उपलब्धता है मराठवाड़ा रीजन में किसी तरह से, क्योंकि इसमें कम से कम 3 पानी 4 पानी की जरूरत होगी, तब आप मूंग लगा सकते हैं। किस्मों की बात है तो आप किसी स्थानीय जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र हो वहाँ से इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जी, तो इसमें काफी पानी की जरूरत होती है, जिसके चलते वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके क्षेत्र में इसकी खेती करना। लेकिन अगर और भी आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो भी आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां का रुख कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर आरती का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर आरती, आपने बताया कि जो अलग अलग परिस्थितियां होती हैं उनका काफी असर पड़ता है हमारी जलवायु पर। आपने बताया ये भी कि पिछले दशक में हमने तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी है। तो क्या कारण होते हैं इस परिवर्तन के, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, तापमान बढ़ रहा है, वर्षा जो है वो कभी आ रही है, उसके मतलब टोटल वर्षा में फेरबदल हो रहा है। तो ये सब के मुख्य कारण जो है वो हरित गृह गैसें हैं, जिनको कि ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है इनकी, ये जो ग्रीन हाउस गैस है इनकी सांद्रता में बढ़ोतरी। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। तो ये जो गैसें हैं ये प्राकृतिक रूप से भी बढ़ रही हैं, वो प्राकृतिक रूप से ज्यादा, लेकिन मानवीय कारण है जिसपे कि हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो मेन गैसें हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कृषि क्षेत्र से नहीं निकलती, वो हमारे उद्योग धंधों से, हमारे गाड़ी चलाने से, जहाँ पे ईंधन का हम जलाते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड
निकलती है। लेकिन हमारे कृषि क्षेत्र जो हैं ये बहुत हद तक हमारे जो बाकी की 2 गैसें हैं जो कि मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, जो मीथेन है वो जहाँ भी हम जल भर के धान की खेती करते हैं वहाँ से हमारी ये मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और जो हमारे जुगाली करने वाले पशु हैं, तो जो ये हमारे पशुधन जो है इसमें भी बड़ी मात्रा में हमारा जो मीथेन का उत्सर्जन होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है जहाँ भी आप कोई भी उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उस जो हम यूरिया डालते हैं या कोई और उर्वरक डालते हैं, तो उससे जब हम ज़्यादा मात्रा में उर्वरक डालते हैं तो जो पौधा होता है वो उसको ले नहीं पाता पूरी तरह से। तो ये कुछ तो हमारा वायुमंडल में ऐसे ही चला जाता है और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ये निकलता है। और नाइट्रस ऑक्साइड इसीलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी जो उष्णता बढ़ाने की क्षमता है वो सिर्फ 1 है। वायुमंडल में अगर 1 कण कार्बन डाइऑक्साइड का है तो सिर्फ 1 मतलब उसकी उष्णता बढ़ाने की संख्या 1 है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड उससे 300 गुना, आप देखिए 300 गुना ज्यादा वायुमंडल में वो गर्मी पैदा करेगी। तो इससे तापमान में वृद्धि होगी, आपकी वर्षा के जो आने जाने में उसके गिरने में फेर बदलाव आएगा। तो इससे बहुत मतलब आगे हमारे लिए मुश्किलें आने वाली हैं। जी, तो ये कई कारण हैं जिसके चलते हम जलवायु में लगातार होते हुए परिवर्तन को देख रहे हैं। किस तरह से इसमें हम बचाव के लिए कह सकते हैं, किस तरह के हम योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम रुक लेते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के बारे में और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन का हमारी फसलों के उत्पादन पर किस तरह का असर पड़ता है। इस विषय पर आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो आपको क्या करना है, अपने फोन से हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और आपके ये सवाल हमसे पूछने हैं। जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या है उनका सवाल, आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार देवेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि मुझे अरहर की खेती करनी है, तो मुझे उसके बारे में पूछना है कि अरहर की खेती कब बोनी है, कौन सी बोनी। जी, आज हम मूंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर दिनेश से मैं चाहूंगी आप मेरा सवाल ये है जी, मुझे मूंग बोनी है, सॉरी अरहर बोनी है, अरहर कब बो, कौन सी वैरायटी बो मैम? जी बताएं डॉक्टर दिनेश। देखिए, जहाँ तक मूंग की बात है तो हरियाणा में आपकी मूंग की बुआई आप अरहर की बुआई अरहर भी बता रहे हैं, अरहर भी बता रहे हैं। अरहर की बुआई आप जो है 1 जून से 15 जून के बीच में करें। 1 जून से 15 जून के बीच में, ज्यादा जल्दी ना करें। मई में आप करेंगे तो फिर पानी लगाने की दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल जून का जो पहला पखवाड़ा है वो सही रहता है इसकी बुआई के लिए। जी जी। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर उससे जल्दी करेंगे तो कुछ जो है बीमारियां और कीट भी आपकी फसल को प्रभावित कर सकते हैं। तो सही समय पर करना बहुत जरूरी हो जाता है खेती या फिर कहें बुआई का कार्य। तो ऐसे में ग्रीष्मकालीन मूंग के बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या उपयुक्त समय रहता है इसकी बुआई के लिए। जी, उपयुक्त समय तो वैसे मार्च 15 मार्च 20 मार्च से शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि किसान भाइयों का गेहूं देर से कटता है या दूसरी फसल है, चना है, मसूर है, ये थोड़ा देर से कटती हैं, तो 10 अप्रैल तक कोशिश करें कि आप मूंग की बुआई कर लें।
और किसी वजह से मान ले थोड़ा लेट कटता है गेहूं आपका, तो आप 20 अप्रैल तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन 20-22 अप्रैल के बाद आप कोशिश करें कि मूंग की बुआई ना करें, फिर किसी अन्य फसल का यहाँ पर चुनाव करना ही बेहतर रहेगा। तो आप मूंग की अगर बुआई करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 20 अप्रैल तक का समय है, आप तब तक इसकी बुआई का कार्य कर सकते हैं। तो बीज दर कितना होना चाहिए, इस पर क्या जानकारी देंगे? बिल्कुल, बीज दर और बुआई की विधि दोनों किसान भाइयों को समझना चाहिए। बीज दर इसमें 20 से 25 किलोग्राम पड़ता है, क्योंकि यहाँ क्या हम दूरी कम कर रखते हैं, उसकी बुआई की दूरी हमें 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी पड़ती है। जो बरसाती फसल है, बरसात के मौसम में भी उगाते हैं किसान भाई, उसमें 40-45 सेंटीमीटर रखते हैं और बीज दर भी उसमें कम लगती है, 12 से 15 किलो लगती है। लेकिन अब थोड़ा बीज ज़्यादा लगाना पड़ता है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर। जब आपका खेत तैयार हो जाए या आप बिना जुताई के कर रहे हो, तो बिना जुताई के आप सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं। बीज दर यही रहेगी, दूरी भी 25 से 30 सेंटीमीटर रहेगी। और कुछ किसान भाई इसे छिड़कवा विधि से बोते हैं, वो तरीका अच्छा नहीं है। आपको लाइनों में, पंक्तियों में इसकी बुआई करनी है। इसके लिए आप देसी हल ले सकते हैं या जी, आप बुआई का सही तरीका डॉक्टर दिनेश आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। जम्मू से इस वक्त शक्ति सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैम जी, हेलो मैम, अपना सवाल पूछिए शक्ति जी। हाँ, सवाल मेरा है, मैंने आज 10 दिन पहले मूंग लगाई थी जी, तो उसके बाद कोई 5 दिन 6 दिन के बाद थोड़ी हल्की बारिश हो गई थी। तो उसके बाद वो जर्मिनेशन कम हो रही है, क्या उसमें हम पानी लगा दें? जी डॉक्टर दिनेश, मिट्टी किस तरह की आपकी? हल्की मिट्टी है या भारी मिट्टी है? हमारी हल्की मिट्टी है। हल्की मिट्टी है, अच्छा अच्छा। तो अब देखिए, इसमें 2 बातें हैं, आपको देखना होगा। आप अपना जो खूड़ है उसको खोल के देखें, और उसमें अगर अंकुरण आ रहा है तो अभी आप इंतजार करो, अभी आप पानी मत लगाओ, क्योंकि पानी से आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। और अगर लगता है कि खूड़ में दाने जम के फिर सूख गए हैं, तब उस दशा में मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि उसकी आप दोबारा उसकी अभी बुआई कर सकते हैं। सिर्फ बीज का खर्चा आएगा, लेकिन फसल आपको जो है अच्छी मिलेगी। अभी समय है कि आप उसकी दोबारा भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन आपको अंदाजा लेना पड़ेगा कि भाई खेत में अंकुरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बीज आपके ज्यादातर अंकुरण होके और फिर दोबारा वो सूख गया है, तब जो है वो बात नहीं बनेगी, आपको दोबारा बोना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी समय चल रहा है। दोबारा से अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो बुआई की जा सकती है, तो आप बिल्कुल भी समय ना गंवाएं। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने आपको सलाह दी है, उसके अनुसार ही आप कार्य जरूर कर लें। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर दिनेश, आप बुआई की विधि के बारे में बता रहे थे, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? बुआई की विधि जैसे जारी कर रहे हैं हम उसी बात को कि पहले जो ब्रॉडकास्ट है, जो हमारा छिड़कवा विधि है, कुछ किसान भाई करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ बीज तो नीचे ज्यादा गहरा चला जाता है और कुछ ऊपर रह जाता है। जो ऊपर रह जाता है उसे नमी नहीं मिलती, जमता नहीं। जो ज्यादा नीचे चला जाता है उसमें हवा नहीं पहुंचती और उसका अंकुरण रुक जाता है, कम अंकुर। दूसरे चिड़िया चुग जाती है आसानी से जो ऊपर बीज पड़ा है। कुल मिला के लाइनों में ही, पंक्तियों में मूंग की बुआई की जाए, जो आप देसी हल से भी कर सकते हैं, सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। अगर आपने जुताई की है तो आप देसी हल सीड ड्रिल से कर सकते हो, और अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं तो 0 टिल ड्रिल मशीन आती है, उससे कर सकते हैं। और कई बार अगर आपने मशीन से, कंबाइन से गेहूं की कटाई की है, तो उसमें आप हैप्पी सीडर वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। जी, तो किस तरह की विधि आपको अपनानी है मूंग की बुआई करते समय, क्या सही समय है, कब तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, बीज दर कितनी होनी चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आप तक जानकारियां पहुंचा दी हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इन सब बातों को ध्यान में रखे ही आप बुआई का कार्य करेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, मूंग के संदर्भ में और जानकारियां लेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आरती का रुख पहले कर लेते हैं। डॉक्टर आरती, जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं कि कई तरह की परिस्थितियां हो जाती हैं। कभी हम सूखे की परिस्थिति देखते हैं, कभी बाढ़ की हालात बन जाते हैं, कभी बारिश कम है, कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में हमारी जो खेती है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, जलवायु परिवर्तन का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है।
तो इन सब के बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो हमारे पैदावार होती है उसमें जो पोषक तत्व हैं, तो आपका जैसे आयरन है, जिंक है, प्रोटीन है, इसकी मात्रा में कमी पाई गई है। तो इसमें जिसमें कमी हो रही है तो आपको इसमें फिर अधिक मात्रा में थोड़ा ज़्यादा आपको कई बार कुछ तो ऐसी किस्में लेनी पड़ेंगी जो हमारे यहाँ पे कई सारी किस्मों का विकास हो रहा है। तो जिस एरिया में आप देख रहे हैं कि तापमान में ज़्यादा वृद्धि है तो हमें ऐसी किस्में लेनी है जो हमारे ये इसको जलवायु परिवर्तन सहनशील किस्में हैं। इनका जो कृषि विभाग में कई सारी ऐसी किस्में विकसित करी जा रही हैं, तो ये इनका चयन बहुत मान्यता रखता है। आपको बड़े सोच समझ के अपनी किस्म का चुनाव करना है। अपने नज़दीकी जो आपका इलाका है, जैसे कि डॉक्टर दिनेश ने बताया, तो आपको अपने नज़दीकी इलाके में जाकर आपको कृषि विज्ञान केंद्र से जाकर वहाँ पर के लिए जो क्लाइमेट रेजिलेंट आपकी वेराइटीज़ हैं उनके बारे में आपको पता लगाना है। तो वो ही जो किस्में हैं वो अगर आप अपनाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आपको जो अपने प्रबंधन के तरीकों में फेरबदल करना है। जी, लगातार हम भी यहाँ से जानकारी देते रहते हैं और हमारे विशेषज्ञ भी हमारे किसानों को यही बताते हैं कि अपनी जलवायु के अनुसार ही आप उन्नत किस्मों का चुनाव करें। अगर आप किसी और क्षेत्र की उन्नत किस्म का यहाँ पर चयन कर लेंगे तो वो आपकी जो उपज है उस पर काफी प्रभाव भी डालेगा, क्योंकि आपकी जो जलवायु है उसमें सहनशीलता नहीं होगी उस बीच में, तो ऐसे में काफी असर पड़ सकता है बढ़वार पर और खासतौर पर पैदावार पर भी। तो ऐसे में आपको जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार जो अनुमोदित उन्नत किस्म है उसका ही चयन करें। और किस तरह के कार्य करने हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। झारखंड से राजेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, अभी जो हम लोग मूंग काटे ना तो कुछ दिन रखने के बाद वो सफेद सफेद हो जाता है। अब होली में अपना घर का ही मूंग सारा बनाते हैं और दाम अभी 60 रुपया करीब लगा रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि उसको फंजाइटिक से कैसे बचाए, भंडारण तो कैसे करें मूंग का? जी, मूंग का भंडारण किस प्रकार किया जाए? देखिए उसका रंग बदल जाता है दाने का, तो उसकी गुणवत्ता आपकी खराब हो जाती है। सफेद सफेद हो जाता है, एक महीना जैसे थोड़ा बारिश आती है तो सफेद सफेद हो जाता है। लंबे समय रखने पे सफेद हो जाता है। क्या उसमें कोई फफूंद वगैरह आ जाती है या कोई कीड़ा उसमें लगता है? थोड़ा सा लगता है सफेद सफेद, फफूंद है कि कीड़ा तो अच्छा कुछ पता लगता नहीं है। लग पाता है। देखिए भंडारण पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको शुरू में जो है अपने जो कोठी कुटला या जो आपके बिन्स हैं उनकी अच्छे से आपको सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने के अलावा जो बोरे वगैरह हैं जिनमें हम रखते हैं इसको, अगर हम बोरों में अपना भंडारण करते हैं तो बोरों को जरूर गर्म पानी उबाल के उनमें धो के अच्छी तरह से उनको साफ करें। साथ ही साथ जो कमरे हैं या भंडारण गृह हैं जहां भी आप कर रहे हैं उनका फ्यूमिगेशन करना भी जरूरी होता है। कुछ दवाई आती हैं जिनसे आप फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आज अच्छे से आप साफ सफाई करेंगे, फिर इसके अलावा कुछ गोलियां कुछ दवाई भी आती है रखने के लिए, आप रख सकते हो संस्तुत मात्रा में। और इसके बावजूद भी अगर ये सब आप कर चुके हो फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है एक हमारा जो कानपुर में स्थित है। वहाँ पे आजकल बहुत होशियार हो गए हम लोग, क्योंकि आजकल हम लोग नेट और इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल पे आप डालिए भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र लखनऊ जो संस्थान है, और वहाँ से आपको विस्तार से इस विषय पे जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि हरे रंग से सफेद रंग दाने का हो जाता है, तो वहाँ से आपको बेहतर जानकारी मिल सकती है। जी, तो पूरी जो विस्तृत जानकारी है कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर आरती हमें लगातार जानकारी दे रहे थे कि जलवायु परिवर्तन का जो असर है किस तरह से हमारी खेती बाड़ी पर पड़ता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उन्नत किस्म का चुनाव करना है वो तो बता दिया, और किस तरह के प्रबंधन कार्य करें हमारे किसान? हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो पोषक तत्वों में कमी आती है, उसके अलावा कई तरह के जलवायु परिवर्तन से ना कई तरह के नए नए कीट और रोग भी सामने आ रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन में आपको बहुत जरूरी जैसे वर्षा में, अब वर्षा में कहीं पे बढ़ोतरी हो रही है, कहीं पे कमी हो रही है, तो आपको जल प्रबंधन जो करना है इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो जल प्रबंधन में जैसे आप धान ही उगा रहे हैं
तो आप जो जैसे कि सीधी प्रणाली से दान की बिजाई करिए, डायरेक्ट सीडेड राइस जिसको कहते हैं, आप सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन करिए। आप जो है अगर आपने गेहूं लगाना है तो आप उसमें जो बिना जुताई के आप गेहूं लगाइए। जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि जो आप सीड ड्रिल से, हैप्पी सीडर जो है उससे आप अपनी गेहूं की आप जुताई करिए। और जल प्रबंधन के लिए आप फवारा सिंचाई, टपकदार सिंचाई जिसको कि हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। तो इन सब से अगर आप करेंगे, इसके साथ साथ में आप आजकल फर्टी इरिगेशन भी है, ड्रिप फर्टी इरिगेशन, तो इसमें आपका जल का प्रबंधन भी होगा और पोषक तत्व, हाँ जी, आपके जो आप देखिए, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जैसे आपको मैंने बताया कि नाइट्रस ऑक्साइड की हम किसान लोग, हम सब लोग को मिलके इसकी सांद्रता में कमी लानी है, क्योंकि हम आगे आने वाले समय में ये चाहेंगे कि भाई इसके में कमी आए सांद्रता में। तो इसमें हम सबको मिलजुल के कार्य करना है। तो अगर आप उर्वरक जो लगाएंगे तो आप ना ही खाली ये यूरिया टाइप के उर्वरक लगाएं, आपके पास अगर गोबर की खाद है, आपका अपना जो पराली है, भूसा है, आप पशु के मलमूत्र के साथ इसको मिला के आप इसकी खाद बनाइए। आप इसमें केचुए की भी डाल सकते हैं, केचुए की खाद आपका उपयोग कीजिए। साथ में दलहनीय फसलें, जैसे कि बताया गया कि आप जो गेहूं और धान के फसल चक्र में आप दलहनीय फसलों के बीच में लीजिए। नहीं तो वैसे भी ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद जो है, इस तरह की चीज़ों को अगर बीच में लाएंगे तो हमारे जो मृदा की एक तो गुणवत्ता बनी रहेगी, हमारे जो फसलों में पोषक तत्वों की कमी आ रही है उसकी भी आपूर्ति होगी। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए खेती के कार्य करने हैं। देखिएगा, लागत में भी काफी कमी आएगी। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका भी कोई दुष्प्रभाव हमारी खेती बाड़ी पर नहीं पड़ेगा। और किस तरह से हम और तैयारी कर सकते हैं इस दिशा में बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती और जलवायु परिवर्तन का फसल उत्पादन पर क्या असर पड़ता है। इन विषयों पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो विशेषज्ञ हैं मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और बता दें कि इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। नरपत सिंह जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो,
जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैं जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी निर्पा जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही मैम। जी अपना सवाल पूछिए। मूंग की फसल बोनी है अभी, वो उसमें पानी कितने दिन बाद लगाना है? स्प्रिंकलर से लगाएं या मतलब सीधी सिंचाई करें? जी बहुत ही अच्छा सवाल किया है, आप बताएं डॉक्टर दिनेश। हाँ बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। मध्य प्रदेश से आप बोल रहे हैं। पहले तो मैं बीज के बारे में बता दूं कि विराट जो किस्म है काफी अच्छी है मध्य प्रदेश के लिए, और बीज की उपलब्धता जो बाकी किसान है वो भी सुन लें। आपके भोपाल में एक केंद्र है जो हमारे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं बीज के लिए, आसपास के किसान। और जहाँ तक पानी की बात है तो इसमें देखिए सुविधा के ऊपर निर्भर करता है और पानी की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास सुविधा है तो सबसे अच्छा तो ड्रिप सिस्टम रहता है। ड्रिप सिस्टम आप मूंग में लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। इस पे छूट भी मिलती है और इससे पानी की बचत होती है। अगर आपके पास मान लीजिए आर्थिक मदद नहीं है, आप क्योंकि महंगा लगता है उसको नहीं कर सकते, तो फिर जो परंपरागत विधि है सिंचाई करने की उसको आप अपना सकते हैं। इसके लिए शुरू में आपको एक पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद आप पलेवा तब करना है जब आपकी नमी कम हो, और ऐसा अक्सर होता है गर्मियों में नमी कमी होती है। इसके बाद मूंग में पहला पानी आप 20 से 25 दिन बाद लगाएं। इसके बाद दूसरा पानी आप 40 से 45 दिन के आसपास लगाएं। लेकिन आपको ध्यान में रखना वर्षा ना हो रही हो। अगर वर्षा हो जाती है तो पानी आगे पीछे कर देते हैं जी। और आपको इस तरह से पानी को लगाना कि फूल आने की अवस्था पे पानी ना लगाएं। फूल आने के पहले आप पानी लगाएं, और एक पानी जब उसकी फलियों का विकास हो रहा हो तब लगाएं। तो ऐसे करके आप जल प्रबंध कर सकते हैं। फवारा सिंचाई भी इसमें लाभकारी है। आप फवारा सिंचाई से भी जो है मूंग में पानी लगा सकते हैं अगर पानी की आपके पास उपलब्धता कम है। जी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन मूंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, गर्मियों के मौसम में इसे लगाया जाता है, नमी काफी कम होती है, तो ऐसे में पानी का उचित प्रबंधन करना हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन्हीं सिंचाई के लिए जो ऐसे आपने जानकारी दी है इसके अनुसार ही प्रबंधन कार्य करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो साथ में आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर दिनेश की सिंचाई प्रबंधन के बारे में आपने बता दिया, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर खरपतवारों की, तो खरपतवार भी काफी प्रभाव डालते हैं बढ़वार पर, तो ऐसे में उनके नियंत्रण के लिए हमारे किसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, गर्मी का मौसम में जो है हमारी फसल बड़ी तेजी से बढ़ती है क्योंकि काफी अच्छा तापक्रम उसको मिलता है, और पानी अगर मिल जाए तो फिर और बढ़िया, और उतना ही अच्छी तरह से खरपतवार भी बढ़ती हैं। तो ऐसे में किस तरह से उनकी रोकथाम करें? कई तरह के जो हमारे गर्मियों में आने वाले खरपतवार इसमें आते हैं और फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसकी पैदावार में कमी लाते हैं जी। इसके नियंत्रण के लिए आप अगर गुड़ाई विधि से करना चाहते हैं, निकाई गुड़ाई, तो 2 गुड़ाई इसमें पर्याप्त होती है। पहली गुड़ाई आप पहला जब पानी लगाते हैं 20-25 दिन पे, उसके बाद तुरंत बाद आप पहली गुड़ाई कर दें, और दूसरी गुड़ाई आमतौर पे 40 से 45 दिन बाद करें जी। साथ ही साथ अगर मान लीजिए श्रमिकों की कमी है, लेबर की कमी है, आप रासायनिक विधि से भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आप पेंडिमिथालिन नाम की एक दवाई आती है, उसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व या 3.25 लीटर व्यापारिक तत्व जो व्यवसायिक तत्व होता है वो ले लें, 3.25 लीटर, और उसको 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क दें। इसमें 2 बातें खास ध्यान की रखने की हैं। एक तो ये जब आप छिड़कें तो मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, दूसरा बुआई के तुरंत बाद आपको इसका प्रयोग करना है। अगर आपको ज्यादा टाइम हो जाता है क्योंकि प्री इमरजेंसी फसल के अंकुरण के पहले इसको आपको डालना पड़ता है जी। तीसरा एक बात और है कि आप फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें, उससे आपका जो छिड़काव है वो अच्छे से अच्छा प्रभावी ढंग से छिड़काव हो जाता है जी। तो ये तमाम बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं, और खरपतवार नियंत्रण करना सही समय पर उतना ही जरूरी है क्योंकि ये बढ़वार पर काफी असर डालता है। तो ऐसे में आपको इसके लिए सतर्क रहना है और जागरूक रहना है और सही समय पर इसका प्रबंधन करना है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर आरती का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर आरती, तमाम तरह के उपाय हम कह लें आपने बताए हैं कि हमारे जो किसान हैं अपनी खेती बाड़ी में कर सकते हैं जिससे परिवर्तित होती हुई जलवायु का असर जो है कम किया जा सके। ऐसे में संरक्षित खेती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या योगदान रहता है इस संदर्भ में? देखिए, संरक्षित कृषि जो है जिसको कि हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, ये हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं।
पहला ये है कि आप जुताई कम से कम करें, तो सीधी बिजाई की खेती करिए। तो आपको धान बोना है, गेहूं बोना है, मूंग बोना है, तो ज़्यादातर आप इसको सीधी बिजाई करिए और सीड ड्रिल के माध्यम से सीधी बिजाई कर सकते हैं उसमें। और जो आपके पहले जैसे आपने गेहूं काटा, तो गेहूं की जो आपके अवशेष हैं, तो 30% तक वो अवशेष जो हैं आप उसको अपने खेत में ही छोड़ दें। वो अगर आप खेत में छोड़े रखेंगे तो उसके ऊपर आप ये जो सीधी विधि से बिजाई करेंगे, तो आपकी जैसे कह रहे हैं ना, जहाँ पानी के जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, तो उसमें आपको कम से कम एक पानी तो कम लगाने का संभावना रहेगी क्योंकि नमी बरकरार हाँ, नमी बरकरार रहेगी। आपके जो बीजों का अंकुरण होगा वो भी अच्छे से हो जाएगा उसी नमी में। और ये तो हो गया दूसरा जो कि आपको फसल अवशेष अपने खेत में छोड़ने हैं। और तीसरा प्रमुख बिंदु है वो है फसल चक्र। तो आपको अपने फसल चक्र में दलहनीय फसलें जरूर लेनी है या हरी खाद का बीच में आपको उसकी बुआई करनी है। तो अगर ये आप करते रहेंगे तो इससे जो है, देखिए आप सीधी बिजाई अगर करते हैं तो उससे एक बहुत प्रमुख आपका जलवायु परिवर्तन पे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें काफी रूप से कमी आ जाती है। तो हमारा इसके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है 70% तक यही हमारे जलवायु परिवर्तन के तापमान बढ़ाने में इसका योगदान है। तो इसकी मात्रा में अगर कमी आएगी तो हमारे जलवायु परिवर्तन में भी हमें धीरे धीरे से हमें इसमें बहुत फायदा रहेगा। तो आप देखिए सीधी बिजाई की खेती करिए, फसल अवशेषों को आप छोड़िए और आप फसल चक्र अपनाइए। तो ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जो कि आपको संरक्षण कृषि के लिए लाभदायक होंगे। जी, तो आपको हमारे विशेषज्ञ ने 3 महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप खेती करिए। देखिए जलवायु जो परिवर्तित हो रही है उसका असर जो है काफी कम हो जाएगा और आपकी खेती बाड़ी जो है वो निश्चित तौर पर उन्नत जरूर होगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। आइए जान लें क्या है हमारे कॉलर का सवाल। हेलो हेलो संतोष जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हम ये पूछ रहे हैं कि जो मूंग की खेती की बुआई कर रहे हैं तो उसमें DIP कितनी लगाएं जी? जी क्या कहेंगे डॉक्टर दिनेश? DIP लगाना था। GIP लगाना चाहते हैं। जो खाद होती है ना DAP। अच्छा DAP लगाना। हाँ, तो वो कई किलो की लगाए वैसे? अच्छा 100 किलो 1 हेक्टेयर में जो है उसको लगाना है DAP को। जहाँ तक पोषक प्रबंधन की बात है तो आपको ऐसे समझिए आप 40 किलो प्रति एकड़ DAP आप डाल दीजिए। कोई भी दलहनी फसल हो प्रति एकड़। हाँ जी, DAP आपको लगाना है। लेकिन इसमें जैसा कि आजकल भारत सरकार की योजना चल रही है आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो आप कोशिश करें कि मिट्टी की जांच करवा लें। अभी समय है आपके पास और तुरंत जो है मिट्टी की जांच करवा लें। उसके आधार पे आप उर्वरकों का प्रयोग करें। अच्छा जी, और अगर नहीं हो पाती है कर दिया है जी। जी अगर नहीं हो पाती बोना है जी, बोलिए। जी आप जानकारी जारी रखिए डॉक्टर दिनेश जी। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, मूंग है या कोई भी फसल है तो उसमें मिट्टी की जांच के आधार पर किसान भाइयों को उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे दालों की बात लें तो इसमें नाइट्रोजन हमें करीब 20 किलोग्राम देनी पड़ती है और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस देनी पड़ती है। तो DAP में क्या होता है 18% नाइट्रोजन होती है और करीब 46% फास्फोरस होती है। तो 100 किलो DAP से हमें 18 किलो नाइट्रोजन और जो बाकी 46 किलो फास्फोरस मिल जाती है। तो यानी 1 हेक्टेयर का काम चल जाता है दाल वाली फसलों का। लेकिन अब आजकल कहीं कहीं गंधक की कमी आ गई है, तो दालों में गंधक की भी रिस्पॉन्स आ रही है। वो आपको मिट्टी की जांच से पता लगेगा। अगर बहुत सालों से आपने गंधक नहीं डाली है तो आप देख सकते हैं मिट्टी की जांच उपलब्ध अगर नहीं हो पा रही तो उसमें आप गंधक डाल सकते हैं। और जिप्सम सबसे सस्ता और आसान स्रोत है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और लगभग 17-18 किलो मिल जाती है गंधक 100 किलो जिप्सम से, तो उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। 100-150 किलो जिप्सम आप डाल सकते हैं।
जी, तो इसके आधार पर आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, जो हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि आप जब भी किसी भी फसल की बुआई की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें और उसके आधार पर ही पोषक तत्वों का आप प्रबंधन कर सकते हैं। जिस चीज की कमी है उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व नहीं डालेंगे, जिससे आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य काफी बेहतर बना रहेगा। बिल्कुल। और मूंग की खेती करते समय किस तरह की आपको और तैयारियां करनी है और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कैसे कम करना है बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती और जलवायु परिवर्तन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब समय काफी कम रह गया है तो आपको जल्दी करनी होगी यहाँ पर। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपको बता दें कि कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका मनीष जी? जी मेरा सवाल है, वो मूंग में जैसे हम पहला पानी देते हैं तो पानी लगाते हुए वो पौधा जो है मरने लगते हैं। जी पानी, जी इसमें 2 वजह हो सकती है। एक तो पानी किसान भाई गर्मियों में हमेशा शाम के समय लगाएं। क्या होता है कि दिन में गर्मी बहुत होती है और गर्मी बहुत होने की वजह से पानी जब हम लगाते हैं तो उसका असर आ जाता है, पानी गर्म हो जाता है, पौधे को नुकसान हो जाता है। दूसरा, कई बार इसमें रोग भी आ जाता है जिससे वो नीचे तना गलने लगता है और उसके लिए आप बावेस्टीन का प्रयोग करें। जैसे ही वो आए आपका एक छिड़काव बावेस्टीन का जरूर कर दें आप 0.1% का। 1 ग्राम बावेस्टीन 1 लीटर पानी, ऐसा आप 500 लीटर घोल बनाएं और उसमें आप छिड़काव कर दीजिए। तो जो रोट वोट लगते हैं उसमें नीचे, उन सब से जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं। जी, तो पानी देने का भी जो समय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको इस बात का भी ध्यान यहाँ पर जरूर रखना है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे हम डॉक्टर दिनेश कि जब हम मूंग की खेती की बात करते हैं, गर्मी जो है वो चरम सीमा पर होती है, तापमान काफी बढ़ा हुआ होता है, ऐसे में किसी तरह की बीमारियां भी प्रभावित करती हैं इसकी बढ़वार को? जी बिल्कुल, इसमें कई तरह के रोग आ जाते हैं और सबसे ज्यादा जो मुसीबत वाला रोग होता है वो येलो वेन मोज़ेक यानी पीला मोज़ेक रोग जो है मूंग में लगता है जी। और इससे किसान भाइयों को बचाव करना जरूरी होता है क्योंकि थोड़े से पौधे अगर इस रोग से प्रभावित हो गए तो काफी नुकसान हो जाता है।
इसमें शुरू में आपको क्या करना है कि जो प्रभावित पौधे 2-4 दिखाई दें, जिनके पत्ते आपको पीले होते दिखाई दें, उस तरह के पौधों को आप उखाड़ के बाहर खेत से निकाल दें और दबा दें। और साथ ही साथ ये रोग फैलता है सफ़ेद मक्खी से। सफ़ेद मक्खी इस रोग के जो विषाणु होता है उसका वाहक का काम करती है और उसका आप नियंत्रण करें। उसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइजोफास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइजोफास 40 EC में आती है। इसकी लगभग 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप 500 लीटर घोल बना के छिड़काव करें। ध्यान रखें 2 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी, ट्राइजोफास, इसका आप प्रयोग करेंगे तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपको नियंत्रण करना है बीमारियों का हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। आइए बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। देहरादून से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो 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 मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मैंने बीज डाला था शिमला मिर्च और बैंगन का जमीन पे ना, अभी अपने खेत पे, तो कुछ दिन के बाद मैंने देखा उसको तो उगा ही नहीं। वो काफी दिन हो गए उसको डाल के मैम। शिमला तो मिर्च क्या का हो गया होगा? खराब हो गया होगा मैम, वो नहीं उगेगा वो। जी, शिमला मिर्च का बीज आपने डाला था और उसमें किसी भी तरह का अंकुरण जो है वो नहीं हुआ है, इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसमें देखिए आपका बीज भी खराब हो सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है। आप जो नज़दीक के वैज्ञानिक वगैरह हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, उनसे संपर्क करो। और बड़ा आसान होता है किसान भाइयों, जब भी कोई फसल आप बोते हो तो 10 बीज आप गिनती के 10 बीज ले लो और कोई बड़ा सा चिराग लो और चिराग में वो बीज डाल दो, हल्का सा उसमें पानी डाल दो, आप छिड़क दो और आपको आइडिया लग जाएगा कि फसल का बीज कितना जमता है। आप देखना 10 में से कितने बीज जमते हैं। कई बार बिल्कुल बीज नहीं जमता, तो आप उस तरह का बीज का प्रयोग ना करें। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। आगे से आप ध्यान रखना, पहले फसल के बीज का अंकुरण खुद कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं। जी, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर बता दिया है। टेस्टिंग यहाँ पर एक छोटी सी टेस्टिंग ही है जो हमारे किसान घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। और देखिए आपको कुछ ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अगर वो बीज सही नहीं है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा और आप उसकी जगह पर कोई दूसरा बीज खरीद सकते हैं। और गुणवत्ता उसकी बेहतर तभी आपको मिलेगी जब आप विश्वसनीय जगह से लेंगे। लगातार हम हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को यहाँ से जानकारी देते रहते हैं कि जब भी बीज खरीदने जाएं तो आप विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। कोई नर्सरी हो या फिर कोई संस्थान हो, कोई विभाग हो, उसी पर आपको जाना है और बिल जरूर लेना है। ये तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान जरूर रखनी है यहाँ पर। आइए बढ़ लेते हैं आगे और डॉक्टर आरती का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर आरती, हम बात करेंगे अब जलवायु सहनशील कृषि के बारे में। ये इसके बारे में आप बताएं कि हमारे किसान इसे समझे क्या है क्या ये? देखिए, जलवायु सहनशील कृषि ये है कि आपको वो ये आपकी जो जलवायु को सहन करने की क्षमता रखना और वापस अगर आपका जलवायु परिवर्तित हो रहा है उसको झेलने की क्षमता रख के वापस उसी जगह पे आ जाना जहाँ की आप मतलब जहाँ से अच्छी से खेती कर सके। तो इसके कुछ मानक हैं जिसके लिए आपको कुछ प्रबंधन है जो कि मुख्य रूप से है, तभी आप जलवायु सहनशील कृषि कर सकते हैं। उत्तम जल प्रबंधन, उत्तम जो है ऊर्जा प्रबंधन। जल प्रबंधन के बारे में मैंने आपको बताया कि आप इसमें फवारा सिंचाई नई पद्धतियां हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ऊर्जा प्रबंधन के बारे में क्या कहेंगे? उत्तम ऊर्जा प्रबंधन में आप जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सौर ऊर्जा है उसका प्रबंधन जरूर करिए, उसका इस्तेमाल करिए। जैसे कि आप अपना डीजल का पंप चलाते हैं पानी के लिए, तो उसकी जगह आप सोलर अगर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप मतलब आप इस तरह सक्षम हो जाएंगे कि आप जो इसलिए उत्तम ऊर्जा प्रबंधन आएगा। देन उसके अलावा आपको जो है इसके जो है उत्तम जो उर्वरक प्रबंधन, तो इसमें आपको उर्वरक जो है आपको उसकी मात्रा पे भी ध्यान देना है। आप जितनी अनुमोदित की गई है उतनी लगाएं। हाँ, जैसे कि ना आप जैसे शुरू में आप जब आप धान की बिजाई कर रहे हैं, जैसे पानी भर के कर रहे हैं, तो आपने अगर ज्यादा उर्वरक लगा दिया तो वो उर्वरक जो है या तो वायुमंडल में अमोनिया या नाइट्रस ऑक्साइड बन के निकल जाएगा या वो नाइट्रेट की तरह आपके भूजल में चला जाएगा। तो आपके पौधों को कुछ नहीं मिल पाएगा,
आप कहेंगे हमारी जलवायु, हमारी जो मिट्टी है उस पर प्रभाव डालेगा। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जब हम जलवायु सहनशील खेती की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुसार हमको खेती के कार्य करने हैं, उपाय करने हैं, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और अगर आप मूंग लगाना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह की देखभाल कार्य करने हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। और हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि ग्रीष्मकालीन मूंग आप लगाना चाहते हैं तो किस तरह के आपको प्रबंधन करने हैं, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है आपको किस तरह से इसके अनुसार फसल उत्पादन के उपाय करने हैं। तो ये तो हो गई आज के हमारे कार्यक्रम की बात। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अगले कार्यक्रम के जो विषय हैं वो क्या रहने वाले हैं, आइए बताएं आपको। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये हमारा अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा। और साथ ही हम बात करेंगे बीज उत्पादन तकनीक के बारे में, ये हमारे अगले कार्यक्रम के विषय रहने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो पहले ही हम तक पहुंचा दीजिए, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, आप अपने सवाल वहां पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113-060, इसका नंबर है जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।